नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर बजट सत्र से जुड़ी है, जहां हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र आगाज हुआ है और पहला दिन ही काफी हंगामेदार रहा। दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां नगर निगम की लापरवाही सामने आई। तीसरी खबर अंबाला से है, जहां शादी के चौथे दिन ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई नवेली लुटेरी दुल्हन फरार हो गई। चौथी खबर भिवानी से है, जहां भिवानी कांड की जांच कर रही राजस्थान पुलिस पर संकीर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं। तो बजट सत्र का आगाज हो चुका है और सत्र की शुरुआत में ही काफी हंगामेदार रहा, जहां संदीप सिंह की इस्तीफे की मांग विपक्ष द्वारा की गई और सीएम ने इस्तीफे लेने से इनकार कर दिया। वहीं विपक्ष द्वारा कई अन्य मुद्दों पर भी जमकर हंगामा किया गया। ओपीएस को लेकर भी विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया और आपको बताते कि बजट काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने आज वहीं वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद सदन को कल के लिए स्थगित कर दिया गया। गुरुग्राम नगर निगम की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है और आपको बता दें कि बॉयफ्रेंड के साथ लुटेरी दुल्हन शादी के चौथे दिन ही फरार हो गई और कंकाल मामले में कई एक के बाद एक राज सामने आ रहे हैं, जो पुलिस के ऊपर ही कई सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन खबरों से जुड़ी क्या कुछ अहम तथ्य बातें हैं। तो हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो चुका है और पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की। बजट सत्र में विपक्ष की ओर से मंत्री संदीप सिंह का मामला उठाया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने सीएम मनोहर लाल से संदीप सिंह का इस्तीफा मांगा, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफे लेने से मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया और इस दौरान विपक्ष की ओर से संदीप सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सदन में जोरदार हंगामे के बीच कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि बजट सत्र के शुरुआती दिन ही काफी हंगामा हुआ, जिसमें विपक्ष ने अपनी मांगों को रखते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। बता दें कि खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है लगातार, लेकिन सीएम का कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच जारी है, जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा और बिना जांच के, बिना किसी फैसले आने के वो किसी पर कार्रवाई नहीं करेंगे। जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो कई मुद्दों पर विपक्ष ने आज हंगामा किया और बजट सत्र का आज पहला दिन है और आज पहले दिन में ही सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहा, जिसके लिए कल तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया है। तो हंगामेदार रहा सत्र का पहला दिन। ₹100 करोड़ से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया है, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव फिलहाल 15 विभाग की कुल 98,000 करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय की 91 परियोजनाओं की निगरानी करती है। मेरी प्रगतिशील सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन करने और लोगों के कल्याण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल रखने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। अब गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5G सेवाएं उपलब्ध है और आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में 5G सेवाएं शुरू की जाएगी। सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को निश्चित और समयबद्ध तरीके से पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप इस निर्णय को लागू करने और विभिन्न विभागों में
संवर्गवार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कमी का आकलन करने का कार्य एक रैशनलाइजेशन आयोग को। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्र की शुरुआत आज से हो गई है, ऐसे में 3 दिन अब ये आगामी 3 दिन ये सत्र चलेगा। विपक्ष के द्वारा जमकर हंगामा किया गया सर आज, ऐसे में किस तरीके से अब ये सत्र आगे जाएगा? देखिए, विधानसभा का सत्र जहां विधायी कार्यों के लिए होता है, कानून कोई नए बनाने हैं, किसी में संशोधन करना है, उस कार्य के लिए होता है। ये बजट का सत्र है तो इसमें बजट सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस सत्र का। साथ में प्रदेश के समसामयिक विषयों पर प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का समय मिलता है। सत्ताधारी विधायकों के पास भी समय होता है सदन में अपनी बात कहना, अपने विधानसभा क्षेत्रों की बात कहने का। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो विधानसभा के सत्र होते हैं, ये चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदेश और खास तौर पर अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके मसले उठाने के होते हैं। तो हम स्वागत करते हैं हमेशा प्रतिपक्ष का कि वो प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के विधायक अपनी बात रखें। लेकिन अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब से हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा के प्रतिपक्ष ने अपनी भूमिका सकारात्मक ढंग से निभाने का शायद एक भी सत्र में प्रयास नहीं किया। प्रतिपक्ष को जितना वो समय मांगते हैं, सरकार उससे ज्यादा समय देने के लिए तैयार रहती है, परंतु बजाय संसदीय तरीके से, बजाय शिष्ट और शालीन तरीके से अपनी बात रखने के, हल्ला करना, हंगामा करना और हल्ले और हंगामे में सदन के महत्वपूर्ण समय को, प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाले सदन के सत्र पर आने वाले खर्च को वो बर्बाद करते हुए देखे जा सकते हैं। हल्ले से शुरुआत की है प्रतिपक्ष ने, ये कोई अच्छी शुरुआत नहीं है, परंतु हम लोगों का सरकार में हम हैं, हम नए सिरे से प्रतिपक्ष से बारंबार अनुरोध करेंगे। सत्र के अंत तक, सत्रावसान तक हम यही कहेंगे कि आपके पास समय है, आपके पास मंच है, आपके पास माइक्रोफोन है, आपके पास कहने का अधिकार है, उसका सही उपयोग करिए। आप हल्ला हुड़दंग का मंच हरियाणा की विधानसभा को न बनाएं। देखते हैं उनको हमारी बात समझ में आती है कि नहीं। अगर उनको नहीं आती तो प्रदेश की जनता उनको देख रही है, उनके किरदार को समझ रही है कि उनका मकसद असल में कोई मसले उठाना है या केवल और केवल हल्ला करके जो रचनात्मक कार्यों में समय लग सकता है उस समय को बर्बाद करना है। बिल्कुल। हमने आज राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, वो सरकार ने जो काम हाल ही के दिनों में किए हैं, जहां तक जो माइलस्टोन सरकार ने टच किए हैं, उनका चित्र भी खींचता है और आने वाले दिनों में और क्या क्या होने वाला है प्रदेश में, उसकी तरफ भी इंगित करता है। आए ना प्रतिपक्ष के लोग, स्वागत करते हैं हम उनका। वो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आकर के कोई सकारात्मक चर्चा करें, सुझाव दें, तथ्यों पर बात करें, परंतु गड़बड़ नहीं होती है केवल कि तथ्यों पर बात करने के बजाय हवाई बातें बहुत सारी की जाती हैं। कोरी राजनीति जिसमें ठोस चीजें नहीं होती, उसका रास्ता प्रतिपक्ष अख्तियार करता है। तो वो मुझे लगता है वो प्रतिपक्ष अपना ही नुकसान करता है, प्रदेश का तो करता ही करता है। जी बिल्कुल प्रोफेसर वीरेंद्र जी, क्योंकि देखिए सत्र इसीलिए ही कराई जाती है ताकि सरकार अपनी बातें और तमाम चीजें सामने रखे और वही विपक्ष अपनी बातें सामने रखे। विपक्ष को अपना समय भी मिलेगा, अपनी बातों को लेकर, सवाल करने को लेकर भी समय मिलेगा। लेकिन इस तरीके से सदन में हंगामा करना, वेल तक पहुंच जाना, इसके साथ ही वॉकआउट करना, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से सत्र को कंडक्ट करना एक महत्वपूर्ण विषय है और इस तरीके से वॉकआउट करने से सत्र कैसे आगे चलेगा? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अब तक के सभी सत्रों का ये है कि प्रतिपक्ष ने जितना समय मांगा, प्रतिपक्ष के विधायकों को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो निर्णय होते हैं उसके अनुरूप हमेशा समय दिया गया है, बल्कि जितना समय तय करते हैं उससे आगे बढ़ाने में भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने कभी कोताही नहीं की। जब जहां समय की अधिक की भी आवश्यकता उनको महसूस हुई, उन्होंने समय दिया है।
अब सवाल ये है कि सदन है संवाद के लिए, सदन है चर्चा के लिए, सदन है विमर्श के लिए, लेकिन विमर्श, संवाद और चर्चा के बजाय वेल में उछलते हुए चले जाना और सदन को छोड़कर वॉकआउट कर जाना। वॉकआउट भी एक तरीका तो है प्रोटेस्ट का, मैं भी मानता हूं, कभी ना कभी हमने भी किया होगा, आगे भी करना पड़ सकता है, पर साधारणतया मैं ये मानता हूं कि पहला प्रेफरेंस, प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए, विपक्ष की भी, हमारी तो है ही सत्ताधारी दल के नाते, कि जब आपको समय मिल रहा है, आपके पास कहने के लिए मुद्दे भी हैं, आपको लगता है, तो आप उन पर बात तो करिए, और बात करिए नियम कायदे के दायरे में रहकर। अगर आप नियम कायदे के दायरे में रहने के बजाय बाहर निकलकर बेल में छलांगी लगाकर या वो हथकंडे या तरीके अपनाकर सदन का समय बर्बाद करेंगे, जिनका प्रावधान संसदीय प्रणाली में नहीं है, विधानसभा की कार्रवाई के तौर तरीकों से बाहर अगर आप जाते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर हरियाणा के लोग आपसे पूछेंगे ना कि भाई आप क्या इसलिए चुनकर भेजा गया था आपको, आप प्रतिपक्ष में भी अगर हो, जनादेश आपको प्रतिपक्ष में बैठने का मिला है, तो क्या हल्ला करने के लिए दिया गया है आपको प्रतिपक्ष में बैठने का अधिकार? प्रतिपक्ष अगर किसी को बनाया है हरियाणा की जनता ने, तो जनता की आवाज उठाने के लिए बनाया है, निहित स्वार्थों पर आधारित हल्ला गुल्ला शोरगुल की सियासत करने के लिए नहीं बनाया। इस बात को प्रतिपक्ष को समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि बजट सत्र है और बजट सत्र में अहम बजट है, 23 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में आम जनता की निगाहें जो है वो बजट में टिकी हुई है। इस बार का बजट जो है वो कितना संतुलित होगा और आम जनता के लिए कितनी होगी? देखिए, जो प्रदेश का बजट होता है वो एक प्रकार का लेखा जोखा होता है कि हमने बीते साल में क्या कर दिया, और वो तो एक बहुत छोटा सा अंश रहता है, अपितु अगले वित्तीय वर्ष में इस बजट में सरकार को कितने पैसे, कितना राजस्व कहां से आएगा, सरकार के पास खजाने में जो आएगा उसमें से सरकार कितना पैसा किस मद में खर्च करेगी, इसका एक मोटा सा खाका वो प्रदेश का बजट खींचता है। हमारा अब तक का जो अब तक के जितने बजट रहे हैं, उनका जो केंद्रीय विषय, उनका जो आग्रह यूं कह लीजिए, उनका थ्रस्ट जो है वो रहा है समाज के प्रत्येक वर्ग की तरक्की सुनिश्चित करने वाली नई योजनाएं लेकर के आना, और जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब तबका है, जो वंचित लोग हैं, वो जहां तक विकास की जो रोशनी है वो अभी तक उतनी नहीं पहुंची जितनी कुछ क्षेत्रों में पहुंच गई हैं, तबकों में पहुंच गई हैं, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर हाथ पकड़कर हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ाया जाए। बजट में भी अंत्योदय का यही भाव हमारे वित्त मंत्री जो कि मुख्यमंत्री जी हैं उनके सामने रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दिया हुआ अंत्योदय का मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार और ये मुख्यमंत्री कभी भूलते नहीं हैं। हमारा प्रयास ग्राम विकास पर जोर देने का हर बजट में रहा है। हरियाणा के गांवों की तस्वीर में उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है इस शासनकाल में। हरियाणा के गांवों में अब तक आप यूं कहिए 5600 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली इसी सरकार ने पहुंचाई है और इस मार्च तक जैसा हमने लक्ष्य रखा है कि हम सभी गांवों में बिजली पहुंचा देंगे, पूरी 24 घंटे की बिजली पहुंचा देंगे। बिजली तो है पहले से लेकिन कम आती है, तो जिन गांवों में अब तक 24 घंटे बिजली नहीं पहुंची, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक वो पहुंच जाएगी। लेकिन आने वाले वर्ष में गांव का विकास और आगे बढ़े, शहर अपनी जगह तरक्की करें, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके अधिकार संरक्षित सुरक्षित रहें। ठीक है वीरेंद्र जी, समय की कमी है, यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम नगर निगम आए दिन अपनी लापरवाही के चलते चर्चा में रहता है और अब एक बार फिर गुरुग्राम नगर निगम की एक ऐसी ही लापरवाही सामने आई है, जहां गुरुग्राम नगर निगम ने बिना जांच पड़ताल के ही HSVP की जमीन पर निर्माण कराना शुरू कर दिया। गुरुग्राम नगर निगम इतने पर ही नहीं रुका, निगम के ठेकेदारों ने यहाँ
की ग्रीन बेल्ट एरिया को भी तहस नहस कर दिया। जब एचएसवीपी को इस निर्माण कार्य के बारे में पता लगा तो उन्होंने निगम की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी। बता दें कि जमीन को सरकार ने कारगिल में शहीद हुए सुशील की पत्नी को एक प्लॉट अलॉट किया था, लेकिन निगम के ठेकेदार उस प्लॉट पर कब्जा कर जबरदस्ती निर्माण कार्य कर रहे हैं। फिलहाल एचएसवीपी ने अपनी जमीन को वापस लेते हुए निर्माण कार्य रोकने के लिए बोर्ड लगा दिया है, लेकिन फिर भी निगम के ठेकेदार नोटिस के बाद भी जमीन पर काम कर रहे हैं। नहीं है क्योंकि उनका भी उसमें कहीं ना कहीं हित सदा होता है। आप ये देखिए कि जो ये बिल्डिंग बनी है इसने कहीं भी ग्रीन बेल्ट नहीं छोड़ी है। जो सारे मतलब हर सेक्टर की आप देखोगे ग्रीन बेल्ट्स होती है। इस बिल्डिंग का तो कहीं ग्रीन बेल्ट नहीं है, कोई पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है, फिर ये क्यों बना रहे हैं? हम लोगों ने करी है, सारों ने क्या कहना करी था है। पार्षद का? अब इन लोगों ने सब कह दिया कि हम लोग अगेंस्ट हैं उसके, और तब से आप तो सुन रहे हैं, सारे जा रहे इधर भाग रहे उधर भाग रहे हैं। मस्ट से गवर्नमेंट इज बीन वेरी कोऑपरेटिव। हाँ जी मैम, एक सुशीला आइमा जो है, हमारा जो मेन विजांगला चौक है वो सुशीला आइमा माघ के नाम से ही है। तो सुशीला आइमा माघ जब शहीद हुए तो सुशीला आइमा जो थे उनकी वाइफ को, शहीदी वाइफ को, उनकी विडोयर को दी गया ये वाला प्लॉट, यहाँ पे ये प्लॉट दिया गया। हाँ। और प्रॉपर बकायदा उस गेट लगाया गया, प्रॉपर पत्थर लगाए गए, जिसकी ईंटें तक ये जो राधेश्याम इंजीनियर के जो ठेकेदार थे वो उठा के ले गए थे। जब ये जगह प्लॉट तोड़ा गया ना, प्लॉट तोड़ करके ये बनाया गया, तो वो ईंटें तक उठा करके वो लोग ले गए। उन्होंने कुछ ऐसे क्लियरली बताया नहीं है कि हम इस तरह बनाएंगे, बस था कि मेन बैडमिंटन कोर्ट ही बनाएंगे और कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब तो ये कंस्ट्रक्शन रुक गया है, अब आप लोग क्यों नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ? अभी हमें पता चला है कि इतने सारे टॉयलेट्स बना रहे हैं और कुछ ऐसा फिशी लग रहा है कि प्रॉपर जो है बैंक्वेट हॉल या कुछ इस तरह की चीजें बनेंगी बैडमिंटन कोर्ट। दरअसल मुद्दा इस बात का है कि यहाँ पे जो साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जो हमें बताया गया कि बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है, हम पिछले 5 महीने से सभी अथॉरिटीज को अप्रोच कर रहे थे कि यहाँ पे क्या बना है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुंजन, क्या कुछ पूरा मामला है? नगर निगम की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल, नगर निगम की बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिली है। ये इलाका गुरुग्राम के पालम विहार सी ब्लॉक का है, जहाँ ये जमीन पिछले कई समय से खाली पड़ी थी और अब इस जमीन पर अचानक निगम ने कार्यवाही शुरू कर दी, काम शुरू करने लग गई। जब यहाँ पर काम शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ किस चीज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये उन्हें बताया जाए। लगातार ये लोग एरिया के पार्षद से मिले, लगातार ये लोग निगम कमिश्नर के पास गए, लेकिन इन लोगों को नहीं बताया गया। काफी मशक्कत के बाद जब इन लोगों को पता चला कि यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट की ये जगह थी, और साथ ही देखिए मैं बता दूं कि ये जो एरिया है ये ग्रीन बेल्ट एरिया है। इसमें कुछ हिस्सा ग्रीन बेल्ट एरिया में आता है जिसके पेड़ तक यहाँ पर लोग काट रहे थे। इस एरिया में पालम विहार ब्लॉक सी में ज्यादातर जितने भी लोग रहते हैं वो वृद्ध, जो बुजुर्ग लोग हैं वो रहते हैं इस एरिया में, और उन लोगों का ये कहना है कि उनके लिए ग्रीन बेल्ट एरिया के किसी भी पेड़ को ना काटा जाए। लेकिन निगम जो है अपने ही नियम और कानूनों के बाद भी इस एरिया पर लगातार काम करता रहा है और अब इसमें कंस्ट्रक्शन काम निगम ने शुरू कर दिया। जब इन लोगों ने काफी मांग की, विरोध प्रदर्शन किए, तो हालांकि निगम ने काम रोक दिया। बाद में ये पता चला कि ये जो जमीन है ये एचएसवीपी की है और एचएसवीपी को इस बारे में कोई इत्तला नहीं थी। इन लोगों ने एचएसवीपी को नोटिस भेजा बकायदा, और एचएसवीपी ने जब इस जमीन का मुआयना किया तो पता चला कि ये जमीन जो है एचएसवीपी के अंतर्गत आती है। तभी उसी समय एचएसवीपी ने इस जमीन को अपने कब्जे में लिया और निगम का जितना भी कंस्ट्रक्शन था वो रोक दिया। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि बोर्ड एचएसवीपी का लग चुका है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं रुक रहा है, लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। और इन लोगों की अब ये मांग है कि जब ये जमीन एचएसवीपी की है, इस जमीन का कुछ एक एरिया ऐसा है जो ग्रीन बेल्ट एरिया में आता है, और साथ ही देखिए सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताऊं कि इस जमीन का एक हिस्सा ऐसा भी है जो शहीद मेजर सुशील आयमा की पत्नी को जो है अलॉट किया गया था जब वो शहीद हुए थे सरकार की तरफ से। लेकिन और उस प्लॉट पर एक बाउंड्री की गई थी। निगम के जो ठेकेदार थे, निगम के जो लोग थे,
वो इस बाउंड्री तक को तोड़कर और इस एरिया को जमीन में मिलाकर कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे। तो ये एक बड़ी लापरवाही देखिए निगम की देखी जा सकती है। एक तरफ जहां बात शहीद की हो रही है, उनके परिवार की होती है, तो जब हम देखते हैं कि सरकार शहीदों को लेकर काफी काम कर रही है, उनके परिवारों को जब सुविधाएं मुहैया कराती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी हैं जो शहीद के घर पर कब्जा करके बैठे हैं। साथ ही देखिए ग्रीन बेल्ट एरिया जो है, बात जब हम ग्रीन बेल्ट एरिया की करते हैं तो वहां पर किसी भी पेड़ को काटना या किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन करना मना है, ये कानूनों के खिलाफ है। लेकिन उसके बाद भी इस एरिया में निगम के जो ठेकेदार हैं, निगम के जो लोग हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। जी बिल्कुल गुंजन, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जिस तरीके की लापरवाही पहले से ही बढ़ती जा रही थी, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी नगर निगम नहीं चेताया और उसके बावजूद भी धड़ल्ले से ये काम किया जा रहा है। आगे किस तरीके से कदम उठाया जा सकता है? क्या HSVP कोई कार्रवाई करेगा नगर निगम के खिलाफ? जी देखिए, बिल्कुल निगम को नोटिस जारी किया गया है और HSVP ने हालांकि अपना बोर्ड लगा दिया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर निगम के जो ठेकेदार हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। ये लोग पिछले काफी समय से मांग कर रहे थे कि इस जमीन पर काम ना किया जाए, क्योंकि ये जमीन निगम के अंतर्गत नहीं आती है, HSVP की जमीन है, तो ये HSVP को वापस दे दी जाए। हालांकि HSVP ने नोटिस भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी काम चल रहा है। फिलहाल जो ये लोग हैं ये निगम कमिश्नर के पास गए हैं और इन लोगों ने DC को भी ज्ञापन सौंपा है इसे लेकर, लेकिन अभी HSVP की तरफ से तो देखिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। लेकिन ये माना जरूर जा रहा है कि जिस तरह से ये जमीन HSVP की है, तो HSVP अपनी जमीन को लेने के लिए कार्यवाही जरूर कर सकता है। जी ठीक है गुंजन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अंबाला में नई नवेली दुल्हन शादी के चौथे दिन ही बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। भागने से पहले दुल्हन ने पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी। यही नहीं, दुल्हन अपने साथ लाखों रुपए के जेवरात और 85,000 रुपए की नकदी भी ले उड़ी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। मीडिया के और वहाँ पे FIR दर्ज कर दी गई। जैसे शिकायत आती है तो सबसे पहले पुलिस जो उसमें लिखा उसके अनुसार जो धारा बनती है उसके अनुसार FIR करती है। फिर उसके बाद उसको वेरिफिकेशन और उसकी लोकेशन और सभी का सभी वो हमारी टीम उसमें काम कर रही है। मामला दर्ज हो गया है। हाँ, मीडिया के अरे 50 आदमी भिवानी कांड की जांच कर रही राजस्थान पुलिस पर संगीन आरोप लगाया गया है, जहां पर भरतपुर के घाटमिका गांव के 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाने के मामले में नूंह जिले में राजस्थान पुलिस ने छापा मारा। आरोपी श्रीकांत पंडित की तलाश में पुलिस वहां पहुंची। आरोपी की छापेमारी के दौरान राजस्थान पुलिस ने बर्बरता की हदें पार कर दी। आरोपी की राजस्थान पुलिस को जब आरोपी श्रीकांत घर पर नहीं मिला तो परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की। इस दौरान श्रीकांत की गर्भवती पत्नी को धक्का मारकर उसके साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान आरोपी श्रीकांत की पत्नी के घर में पले 9 महीने के बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में नूंह पुलिस को पीड़ित परिजनों ने शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। श्रीकांत जो है उनकी मदर के द्वारा, दुलारी जी के द्वारा ये कंप्लेंट दी गई है। इस संबंध में तुरंत प्रभाव से पुलिस द्वारा जांच अमल में लाई गई है। रात को भी मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए और छानबीन के लिए हमारी पुलिस गई थी और आज भी वो कंटिन्यू चल रही है हमारी जांच। तो जांच के बाद डॉक्टर की ओपिनियन के बाद ही हम उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें सभी जितने भी इसमें एलिगेशंस है उस पर गंभीरता से जांच करेंगे। जांच उपरांत कुछ भी संज्ञेय अपराध होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बस या हाँ, साफ कर दे बस, खून हट। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।